8वें वेतन आयोग की जो गाड़ी है वो कहां तक आती हुई दिख रही है। देखिए, कर्मचारी संगठनों की जो मांग है वो कहा जा रहा है कि वो जो है 8th पे कमीशन के जो TOR यानी जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस उससे नाखुश नजर आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अब एक धरना प्रदर्शन करने की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि हड़ताल किया जा सकता है, 12 फरवरी का जो है डेट जो है मुकर्रर किया गया है आफ्टर बजट। कुछ मांगे हैं सर। कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन जो है योजना उसको लागू कर दीजिए, जो DA मर्ज करने की बात हो रही थी 50% के आसपास जैसे ही बढ़े हमारा DA उसको जो है मर्ज कर दीजिए, बेसिक में उसको दे दीजिए। कोविड के टाइम्स में जो है 18 महीने का जो DA एरियर है वो नहीं मिला है। और इसके अलावा सर तमाम मांगे हैं। सबसे पहले आपको सर जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है। 8वें वेतन आयोग वाला मामला जब भी हम लोगों ने आपके साथ इंटरव्यू किया है, लोगों ने देखा है, सराहा है। आपसे समझना चाहेंगे, ओपनिंग रिमार्क एक दीजिए सर 8वें वेतन आयोग को लेकर। जिस तरह से कहा जा रहा है सर कि 18 महीने 15 महीने का समय मुकर्रर किया जा रहा है, उसको समझने के लिए उसके जो है उसको लेकर भी असंतोष है। ओवर टू यू। विशाल जी, बहुत ज़्यादा समय लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे कमीशन या पे आयोग का, वेतन आयोग का फॉर्मेशन में। अनाउंसमेंट तो आपने कर दी थी 1.25 साल पहले। वैष्णव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। सबको लगा जब वैष्णव जी अनाउंस कर रहे हैं वो कैबिनेट की डिसीजन है और अभी कभी ही ये कमीशन का पे आयोग फॉर्म हो जाएगा। उसको करते करते 12-14 महीने लग गए। उसी अगर वो समय में हो जाती तो ये असंतोष ना होता। कारण जनवरी महीने में ड्यू था इस साल के, मतलब इसी महीने में पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को जी इम्प्लीमेंट किया जाता। कारण 10 साल हो रहे हैं, पर अभी तो ये TOR अभी फाइनल हुए, पक्का साल 1.25 साल लगेगा उसको। कारण आप नहीं कह सकते कि जज साहब को या उनके मेंबर्स को कि आप जल्दी कम कीजिए क्योंकि इधर असंतोष है। वो प्रैक्टिकल इशू है, वो कहीं कह सकते हैं कि आप अपने आप तय कीजिए। पर जरूर ये जब कभी आएगा वो उसको रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट इस साल से ही देना पड़ेगा। जी और यही पहले भी किया गया है। ये एश्योरेंस तो सरकार को मुझे लगता है एकदम सब यूनियंस को दे देनी चाहिए जी। कि जब कभी रिपोर्ट आए उसका इम्प्लीमेंटेशन तारीख रहेगा जनवरी 2026, जब वो ड्यू था जी वो। सर, आपसे एक अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा जैसे कि हम लगातार अगर जो पिछले आयोग को भी हम लोग देखें तो उस समय भी सर 18 से 22 महीने के आसपास का समय लगा था। हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हम बहुत इंप्रूव कर गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, चैट GPT, फलाना ढिमकाना, इतनी चीज़ें आ गई सर। क्या हम इस समय सीमा को कम नहीं कर सकते थे? क्या मीटिंग जो है हम लोग वर्चुअली कर। बिल्कुल कर सकते हैं जी। जो हमें हर स्टेट में जाके बातचीत करनी पड़ती थी, पे कमीशन स्टेट टू स्टेट जाता था, मुख्यमंत्रियों को, चीफ सेक्रेटरीज को, पूरे फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादा से मीटिंग। इन सब चीज़ों को आप जोनल कर दीजिए। 5 जोन्स हैं कंट्री में, 6 जोन्स हैं, वहाँ पे जाके 5-6 ही मीटिंग करिए। और दूसरा, जो अधिकारियों को मिलना होता है वो आज क्यों जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप जैसे हम जूम पे बात कर रहे हैं, आप वो जूम जी मीट निकली। सर, एक तर्क ये भी दिया गया सर कि देखिए आप ही को फिर दिक्कत होती है। आप ही कहते हैं कि बहुत मोटा एरियर हो जाता है, उसका इम्पैक्ट जो है अगले बजट में देखने को मिल सकता है, उसके प्रावधान के लिए हमको अलग जो है पैसा रखना पड़ेगा। तो इन सब झंझट से तो आप मुक्ति पा लेते हैं। अब बताइए 18 महीने के बाद आप देंगे, फिर 18 महीने का जो एरियर है उसमें फिर कर्मचारी संगठन का ये भी तर्क है सर कि ठीक है सैलरी तो बढ़ जाती है लेकिन भत्तों पर मार पड़ जाती है, जैसे TA HRA जो है वो हैम्पर होता है सर। मैंने बिल्कुल वो जो कह रहे हैं वो उसमें वास्तव्य है। मैं ये कहना चाहूँगा कि साल भर अब जो भी हो नए साधनों जिसकी बात की गई कर रहे थे, नए यंत्र साधन जो उपलब्ध हो रहे हैं, कि पे कमीशन को कहना चाहिए इस साल के दिसंबर तक रिपोर्ट दीजिए। कारण हमें उसके बाद जो जनवरी महीने में, फरवरी महीने में बजट जो हमने पेश करना हो, हम उसके अंदर तरतूद, फाइनेंशियल तरतूद कर पाएँ। और जो एरियर्स पूरे के पूरे, ये नहीं कि हम इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, पूरे के पूरे एरियर्स जो 12 महीने के ड्यू होंगे, हम उसके लिए भी प्रोविज़न करेंगे और पहले ही तैयारी करके रखेंगे। तो मुझे लगता है कुछ समाधान यूनियंस में होगा, जी स्टाफ यूनियंस, एसोसिएशंस इत्यादि जो हैं। जी और सर। दूसरा, जी ये जो पेंशन वाला मामला है, और पहले जिसके अंदर हमने न्यू पेंशन स्कीम निकाली, फिर हमने कहा कि अब UPS आ आपको जाइए।
हाँ अब यूपीएस आ जाइए। अब फिर हम यही कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, वो यूपीएस वाला भी ऑप्शन नहीं है, अब आपको नया स्कीम ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कारण इसमें मुझे लगता है कुछ कारण हम दे रहे हैं, ये जो असंतोष जी। है ऑडियंस में। सर आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी कि आउट ऑफ 30 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मात्र 1,22,000 लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया। सरकार ने डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया कि आप उससे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो रही कर सर जो है बस एनपीएस ही बच रहा है ऑप्शंस। उसके अलावा सर ये भी बात आ रही है कि अब कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। ओपीएस को लेकर जो है जो मांग है सर वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पिछले साल भी मैं इवेंट करने गया था सर जंतर मंतर पर, तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारे जो है बुढ़ापे की जो लाठी है वो ओपीएस ही थी, वो बेहतर था, सरकार उसी को लागू कर दे। आप कैसे समझते हैं सर ये फिजिबल है या नहीं? जनाब मेरा एक कहना है कि जब ऑप्शन दिया गया था रिटायरी को, जब रिटायर हो रहा है अब एम्प्लॉय, कि आपको ओपीएस चाहिए या एनपीएस चाहिए, उस टाइम आपने तो लिमिट नहीं डाला था कि हम 15 साल के लिए ही देंगे। ये ऑप्शन है कि आपको 15 साल के लिए ओपीएस मिल जाएगा। अगर आप उसके बाद भगवान ने आपको जीवंत रखा तो हम आपको फिर एनपीएस में डाल देंगे। तो कुछ उनका, जिनको आपने, जैसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, किसी भी बेनिफिट को नहीं कर सकते। ओके। अगर गलती आपकी हुई है कि आप लिख सकते थे क्या है कि भैया पहले 5 साल आपको ओपीएस है, उसके बाद एनपीएस में आना जरूरी है। तो लोगों ने उस टाइम अपना कंसिडर्ड चॉइस कर बनाना था कि हम ये लेंगे या वो लेंगे या दोनों का मिक्स वाला लेना है। तो आपने वो नहीं किया। अब ये आपको, जिसे कहते हैं ना इन रेट्रोस्पेक्ट, आप अपना कोई सल्यूशन निकाल रहे हैं, विजडम आपकी रेट्रोस्पेक्टिवली आप कह रहे हैं कि अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कारण मैं सॉवरेन हूँ। तो आपको वो तरीका शायद लोकतंत्र में इतना आसानी से चलता नहीं है। जी। अजय सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिटमेंट फैक्टर को लेकर। आपसे जब सबसे पहली बार जब चर्चा हुई थी 8वें वेतन आयोग को लेकर, उस समय ये मांग चल रही थी कि देखिए जो है पहले वेतन आयोग में जो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, अब जो है नए वाले में तो 2.86 मिलना ही चाहिए। तमाम जो है चर्चाओं का जो है बाजार गर्म है। सभी लोग कह रहे थे, कुछ तो 2.86 का कह रहे हैं, कुछ 3 से ऊपर का कह रहे हैं, कुछ जो है कर्मचारी संगठन तो 3.5 या 3.2 का भी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सर अगर देखा जाए, अगर इसका जो है बैलेंसिंग आउट किया जाए सर, तो कुछ लोग जो अभी ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता ये आ रहा है कि 2-2.25 के आसपास आता हुआ दिखेगा फिटमेंट फैक्टर। आपसे सर समझने की कोशिश करेंगे, आपको कैसा लग रहा है सर, कहां तक आता हुआ दिखेगा फिटमेंट फैक्टर? जनाब अगर आप पहले 2.57 तक आ चुके हैं, जी। ग्रेजुअली बढ़ा है, ये नहीं कि एकदम जी। आपने पहली बारी में ही आपने 2.57 मान लिया था। जितने वेतन आयोग हैं सभी ने बढ़ाया है। अब मेरा कहना है कि 2.57 से कम करना तो उचित नहीं रहेगा, जी। और शायद वो मामला लीगल डिस्प्यूट्स में भी जा सकता है। ओके। ओके। पर कितना 2.57 से ऊपर कितना जाना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में कितनी इन्फ्लेशन हुई है, रिटेल में, होलसेल में, पूरा मतलब जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ को जो एप्लीकेबल रेलेवेंट रहता है, स्टेट वाइज क्या वेरिएशन है। तो मेरे हिसाब से कुछ बढ़ोतरी देनी पड़ेगी, शायद वो 3 तक ना पहुंचे। जी। और जो कहा जा रहा था कि 2.86 तक, जी। 2.86 तक हो सकता है मिले, तो वो मैं रूल आउट नहीं करता। कारण ये इंक्रीज भी पहले के 10 सालों का थोड़ा, अगर आप कह सकते हैं कि अब महंगाई कम रही है, थोड़ा हमारा कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा उपलब्ध हुए हैं, कोई दुष्काल का पीरियड नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं आया, एक फूड आइटम्स भी एक कीमत इतनी नहीं बढ़ी। वो सब चीज़ें मानते हुए तब भी मैं ये जो आंकड़ा पहले दिया जा रहा था 2.86, मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार
या पहले वेतन आयोग और फिर उसके बाद भारत सरकार यहाँ तक जरूर पहुँच जाएगी। चलिए अजय सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की, तो आप बहुत शुक्रिया सर। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।